अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक न्यूज रूम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। सबसे पहले बात करते हैं आज प्रोग्राम में मेगा करप्शन के खिलाफ हुकूमत ने मेगा एक्शन कर दिया है। जाली बैंक अकाउंट्स केस में एहतसाब का शिकंजा सख्त हो गया है। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर, बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और उनके दामाद जैन मलिक, जबकि साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह, साबिक सूबाई वजीर दाखिला सुहेल अनवर सयाल, ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद, अनवर मजीद, निमर मजीद, अली अकमल मजीद, खालिद मसूद चन्ना समेत 172 अफराद के नाम ECL में डाल दिए गए हैं। ये अहम इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिससे हम आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसला किया गया था गुज़श्ता रोज़ वफाकी काबीना के इजलास में कि तमाम उन अफराद के नाम जिनका नाम जाली बैंक अकाउंट्स केस से जुड़ा हुआ है, JIT रिपोर्ट में आया है, उनके नाम ECL में डाले जाएंगे, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले जाएंगे ताकि वो पाकिस्तान ना छोड़ें। काबीना के फैसले के बाद इन 172 अफराद के नाम जिनकी फहरिस्त आप इस वक्त मुलाहिजा कर सकते हैं शामिल कर दिए गए हैं ECL में। इनमें बड़े बड़े नाम हैं। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी इनमें शामिल हैं, जबकि बिलावल भुट्टो चेयरमैन पीपल्स पार्टी इनमें शामिल हैं। मुराद अली शाह जो वजीर आला सिंध हैं और उनका नाम JIT की रिपोर्ट में आया है, करप्शन केसेस में आया है, इस वजह से मुराद अली शाह का नाम भी ECL में डाला गया है। जबकि फरियाल तालपुर, जरदारी साहब की हमशीरा और बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज अहमद और उनके दामाद जैन रियाज का नाम भी ECL में डाला गया है। साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह साहब, साबिक सूबाई वजीर दाखिला सुहेल अनवर सयाल, ओमनी ग्रुप के तमाम बड़े मेंबरान अब्दुल गनी मजीद, अनवर मजीद, निमर मजीद और अली अकमल मजीद का नाम भी ECL में डाल दिया गया है। इसके अलावा बड़े बैंक्स जिनमें सिंध बैंक और समिट बैंक भी शामिल हैं, इनके बड़े बड़े ओहदेदारान जिनके नाम JIT रिपोर्ट में शामिल हैं ECL में डाले गए हैं। टिका खान सानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। टिका, अपडेट कीजिएगा, काबीना इजलास में बाकायदा मंजूरी दे दी गई थी ECL में नाम डालने की 172 अफराद के? जी बिल्कुल, इससे कबल काबीना इजलास में ये मामला जेर बहस लाया गया था गुज़श्ता रोज, और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी से सवाल भी किया गया कि क्या आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार हो रहे हैं, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि बिल्कुल गिरफ्तार हो रहे हैं। इंशाल्लाह कह के सारे सवाल का जवाब उन्होंने समेट दिया। इसमें गुज़श्ता रोज भी गया था कि नाम जो है वो ECL में भी शामिल है। ये जो तफसीलात हैं जारी कर दी गई, इसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, इसके अलावा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, इसके अलावा टिका आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को हम अपडेट करते जाएं कि मेगा करप्शन के खिलाफ हुकूमत ने मेगा एक्शन लिया है। कल वफाकी काबीना का इजलास था, उसमें बड़ा फैसला किया गया। फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था वो तमाम अफराद जिनका नाम JIT में आया है, JIT की रिपोर्ट में आया है, और उनके अलावा वो तमाम अफराद जो जाली बैंक अकाउंट्स के केस के साथ जुड़े हुए हैं, खा वो कितने भी बड़े नाम हैं, उन सब के नाम ECL में डाले जाएंगे ताकि इस मुल्क से कोई फरार ना हो सके। तो 172 अफराद हैं जिनके नाम ECL में डाले गए हैं। इनमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर और बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज साहब भी शामिल हैं। और आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं, हमें कोई नहीं डरा सकता, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। घोटकी में आज वो जलसे से खिताब कर रहे थे और कहा कि इस्लामाबाद में अंधे, गूंगे और बहरे लोग बैठे हैं। क्या कह रहे थे, सुन लीजिए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैंने पहले भी कहा है कि मैं उर्दू में इसलिए बात करता हूं कि इस्लामाबाद में बहरे, गूंगे और अंधे लोग रहते हैं। तो फिलॉसफी पीपल्स पार्टी की ये है कि पहला हक गरीब का है, पहला हक वहां के लोगों का है। आपके कह देने से कि जवान मेरा मोराल अप है, पाकिस्तान मजबूत नहीं होता। पाकिस्तान मजबूत तब होता है जब आवाम मजबूत होती है, आवाम खुश होती है, आवाम की जेब में जाता है, आवाम के बच्चे सोते हैं चैन की नींदे। तो हमने क्या गुनाह किया? आपको अगर तकलीफ है इस बात की कि आप इतनी धांधली न करा सके सिंध में जितनी आपने कहीं और कराई, तो कोशिश करके दोबारा देख लेंगे। हम हुकूमत पे आते हैं लोगों की खिदमत करने के लिए, इसलिए नहीं आते कि हमने अपनी खिदमत करवानी है। किसी चीज से घबराने की कोई बात नहीं हो। जिस कौम में अपना एका हो, जिस कौम ने खुद अपने हक सीख लिए हो, समझ लिए हो और जान लिए हो, उस कौम को कोई भी झुका नहीं सकता।
तो आसिफ अली जरदारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। घोटकी में आज वो जलसे से खिताब कर रहे थे, एक छोटी सी गैदरिंग थी और वहाँ पर उन्होंने पहले ये कहा, उस गैदरिंग के जो सामीन उनको जो सुन रहे थे, सामने जो लोग बैठे थे, कि मैं इस वजह से उर्दू में खिताब कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद में उन्होंने तनकीद की कि अंधे गूंगे और बहरे लोग बैठे हुए हैं। साथ ही साथ ये बात भी उन्होंने कर दी कि हमें कोई डरा नहीं सकता और घबराने की कोई बात नहीं है। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि जब गढ़ी खुदाबख्श में वो बेनज़ीर भुट्टो की बरसी से खिताब कर रहे थे, एक इंतहाई मुख्तसर तकरीर की जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को तो शायद याद करना भूल गए साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी साहब, लेकिन तनकीद की और हदफ तनकीद उनकी थी हुकूमत। इमरान खान साहब पर ख़ास तौर पर तनकीद की और फिर बार बार ये बात भी करते रहे कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम मज़ाहमत करेंगे। बिलावल भुट्टो ने उनके बाद एक लंबी चौड़ी तकरीर की थी जिसमें निशाना बनाया गया इदारों को भी और साथ ही साथ हुकूमत को भी निशाना बनाया गया और कहा गया कि हमसे इंतकाम लेने की कोशिश की जा रही है, ये एहतसाब नहीं इंतकाम है जो लिया जा रहा है। तो पीपल्स पार्टी की क़यादत की शोला बयानियाँ जारी हैं। इनके अलावा मुराद अली शाह जब आज खिताब कर रहे थे एक जगह पर, तो उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें की और वज़ीर आज़म इमरान खान पर उन्होंने तनकीद की और कहा कि ये कैसे वज़ीर आज़म है जिन्हें अपने घर से पता चलता है कि वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब आज घोटकी में खिताब कर रहे थे और घोटकी में खिताब करते हुए उन्होंने फिर ये बात की कि हमें कोई डरा नहीं सकता। मुराद अली शाह साहब की हम बात कर रहे थे, तो सिंध के लोगों से दुश्मनी की जा रही है, हुकूमत मुसल्लत की गई है। अरे इमरान खान को तो कुछ सिखा देते, उन्हें तो बीवी याद दिलाती है कि वो वज़ीर आज़म है। मुराद अली शाह साहब भी आज घोटकी में जब खिताब कर रहे थे तो ये कहकर गरजे बरसे और ये भी कहते हैं कि इमरान खान के लिए हुकूमत चलाना इंतहाई मुश्किल काम है। दुश्मनी कर रहा है और उसकी वजह है ना, इधर सिंध के अवाम ने सारी कोशिशों के बावजूद, इधर आपने देखा इस जिले में बल्कि पूरे सिंध में कोशिशें की गई, हमारे बड़े लीडर्स को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। और ये मिसाल इस जगह से ज्यादा और किसकी है कि सरदार मोहम्मद बख्श महर को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। उसके बावजूद सिंध के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देके, और जो उनका ख्वाब था कि सिंध पे कब्जा करेंगे, वो आप लोगों की मदद से कब्जा वो नहीं कर सके। इसको मुसल्लत करना था तो इसको कुछ सिखा तो देते, इसको कुछ सिखा तो देते कि हुकूमत होती कैसे है। तो मुराद अली शाह साहब की भी तकरीर आपने मुलाहिजा की आज घोटकी में, वो भी खिताब कर रहे थे। मुराद अली शाह साहब का नाम भी JIT में आ चुका है और JIT की रिपोर्ट ये बताती है कि मुराद अली शाह साहब ने उस दौर के अंदर जो ठेकेदारों को ठेके दिए गए और जिनके थ्रू JIT रिपोर्ट के मुताबिक कमीशंस आगे भेजे गए जाली अकाउंट से, उस वक्त मुराद अली शाह साहब वजीर हुआ करते थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त, और आज इसी वजह से तनकीद भी कर रहे थे। आशिक पठान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आशिक पठान, बताइएगा ये जलसा जो था किस वजह से रखा गया था, कितने लोग थे यहाँ पर और क्या तकरीरें की गई? जी, यहाँ पर जो है आसिफ अली जरदारी खुद तशरीफ फरमा थे, उनके साथ जो है वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह थे और उनके अलावा अली गौर जिन्होंने ये जलसा करवाया। ये घोटकी से अलीगढ़ के मकाम पर ये जलसा हुआ है और जलसे से खिताब में मुराद अली शाह ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि मैं वजीर खजाना था, मगर मुझे जो ESP में मेरा नाम डाला गया है वो गलत डाला गया है और मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी ने खिताब में कहा कि हम डरने वाले लोग नहीं है और ये मौजूदा हुकूमत जो है वो, मैं उर्दू में इसलिए बात कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद में जो हुकूमत है मौजूदा, वो इस बात को समझ सके, क्योंकि ये ना समझ लोग हैं। जी, ये बताइएगा कि मुराद अली शाह साहब ने हल्का सा जिक्र किया इस बात का कि मैं जिस वक्त वजीर खजाना था और उस वक्त के जो इल्जामात लगाए गए वो गलत हैं। कोई उन्होंने एग्जैक्ट इल्जाम का बताया कि ये मेरे पर ये इल्जाम था और ये मैं उस वक्त इस तरह का मैंने काम नहीं किया, या फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने जो उन पर इल्जामात हैं उनकी कोई सफाई दी आज, या फिर सिर्फ ये शोला बयानी करते रहे और तनकीद करते रहे? जी, वो बस आसिफ अली जरदारी जो है वो जालों का लहू जो है वो गर्म करने के चक्कर में है और उसके अलावा जो ECL में उनके नाम है तो वो कहते हैं कि हम डरते नहीं हैं, हमें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, जेल जाना मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। और इसके अलावा जो आपने पूछा कि मुराद अली शाह, तो मुराद अली शाह ने ये कहा है कि मैं वजीर खजाना था, उस वक्त भी मैंने कोई गलत काम नहीं किया और मैं पढ़ा लिखा वजीर आला हूँ, गलत काम मैं नहीं करता। जी ठीक है आशिक, तो आप ये बता रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब सिर्फ वहां पर जो उनका वोटर है उसका लहू गरमा रहे थे, उन्हें जज्बाती कर रहे थे, उसके अलावा कोई कैटेगोरिकल जो उन पर इल्जामात लगे हैं उनमें से किसी का जवाब आज भी नहीं दिया आसिफ अली जरदारी साहब ने?
आसिफ अली जरदारी ने कोई ऐसा खातर ख्वाह जवाब अपने इल्जामात के सिलसिले में नहीं किया। उन्होंने यही कहा है कि कोर्ट में जो है हम जाएंगे और कोर्ट में सुरखरू होंगे। इससे कबल भी मैं 11 साल जेल में रहा हूं और कोर्टों से मैं आज़ाद हुआ हूं। मगर पीपल्स पार्टी के जराए जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत जो है उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है और सीएम जो है वो अपना आगा सिराज दुरानी के लिए जो है वो कहा जा रहा है। और 50 अराकीन जो है अली मादुल शेख ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 50 अराकीन जो है पीपल्स पार्टी के हमारे साथ है। तो पीटीआई, एमक्यूएम और टीपीआई और जीडीए ये मिलकर हुकूमत साजी के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल ज्यादा हो सकती है पीपल्स पार्टी के लिए। बहुत शुक्रिया आशिक पठान, आप हमें अपडेट कर रहे थे सारी सूरत हाल से। आज गोटकी में मौजूद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और उनके साथ को चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी, और दोनों ने तनकीद की हुकूमत पर। मुराद अली शाह ने जो इल्जामात उन पर लगाए गए JIT रिपोर्ट में, उनका कुछ मुख्तसर सा जवाब ये दिया कि मुझ पर जो इल्जामात लगे हैं, जो हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं एक पढ़ा लिखा वज़ीर आला रहा हूँ। उससे पहले मैं जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, वज़ीर ख़जाना था, तो उस वक्त भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कानून के खिलाफ हो, जिसका मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। लेकिन कोई एग्जैक्ट जवाब किसी जो भी JIT रिपोर्ट में उन पर लगे हैं उनमें से किसी का शिकवार जवाब देना मुनासिब शायद नहीं समझा मुराद अली शाह साहब ने। और आसिफ अली जरदारी साहब ने तो गुज़श्ता रोज़ भी कोई जवाब नहीं दिया था, ना ही उन्होंने यूके बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी थी हालांकि, लेकिन वहाँ पर भी जहाँ पर तकारीर की जाती हैं बेनज़ीर भुट्टो को याद किया जाता है। आसिफ अली जरदारी साहब ने बिल्कुल अपनी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो जो उनकी बीवी थी उन्हें याद नहीं किया, और कल बड़ी मुख्तसर और बिल्कुल हुकूमत पर टारगेटेड तकरीर की। अब ये तकरीरें जो जारी हैं, बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं, मुराद अली शाह साहब कर रहे हैं और आसिफ अली जरदारी साहब कर रहे हैं, किस कदर फ़ायदा पहुंचा पाएंगी पीपल्स पार्टी को, ये जान लेते हैं। हमारे साथ सईद काजी साहब सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं। काजी साहब, आप समझते हैं कि ये जो बयानिया अब पीपल्स पार्टी मज़ाहमत का पकड़ कर आई है, ये किसी तौर उन्हें कोई फ़ायदा पहुंचा सकेगा? इन पर प्रेशर कुछ कम होगा इन चीज़ों के बाद? देखिए, उनके पास और तो कोई रास्ता है नहीं। वो मज़ाहमत करेंगे, जाहिर है वो गिरफ्तारी तो पेश नहीं कर देंगे, और ना वो ये कहेंगे कि जी जो आपने हमारे ऊपर इल्जामात लगाए हैं वो दुरुस्त है। अगर आपको ये बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, उनकी पॉजिटिव क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है। बुनियादी तौर पर जो वीकनेस इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की है, वो उसका एक डिस्कनेक्ट है अवाम के साथ। खास तौर पर मुस्लिम लीग नून का डिस्कनेक्ट जो हमने अवाम के साथ देखा, इशराफिया के साथ जुड़ी हुई ये पार्टियां हैं। मगर जो इंटीरियर सिंध है उसमें अभी तक इनकी जो एक सोशल बेस है वो मौजूद है। हर चंद की वो इरोड हुई है, मगर इरोड होने के बावजूद कोई ऐसी मुतवाजी ताकत पैदा नहीं हुई, किसी ने ऐसा अल्टरनेटिव नहीं दिया। खास तौर पर जो नेशनलिस्ट हैं उन्होंने कोई एक अल्टरनेटिव नहीं दिया, क्योंकि माशी निज़ाम पे इन सब का इत्तफाक है, और वो माशी निज़ाम जो है सही। तो आप ये फरमा रहे हैं काजी साहब के रास्ता इनके पास यही है कि बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी बराह रास्त आपको लिए चलेंगे इस वक्त वजीर खारजा सुफरा कॉन्फ्रेंस से खिताब कर। ऐसा नहीं होगा तो फिर ट्रेवल एडवाइजरीज मुसल्लत होती रहेंगी और ममालिक अपने लोगों को कहेंगे इज्तनाब करो, हालात सही नहीं है, यहाँ ट्रेवल खतरनाक है। और फिर हमें जो फैसले करते हैं लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, वो मुतासर होते रहेंगे। और आपने देखा जनाब वज़ीर आज़म के पिछले 10 सालों में आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिरती चली आई है। ये एतमाद का फुकदान है, तभी तो गिरी है। और जब एतमाद बहाल होता है तो फिर ट्रेवल एडवाइजरीज भी बदल जाती हैं और जो इन्वेस्टर है वो अपने फैसले भी तब्दील करता है। अब यहाँ हमने ये भी देखना है कि जिस सूरत हाल से हम दो चार हैं या आपकी हुकूमत दो चार है, वो क्या है? वो ये है कि हमने और आपने जब ये अपने अनाने हुकूमत संभाले तो आपको पिछले माली साल में एक हिस्टोरिक तजारती खसारा मिला। अब ये फैक्ट्स है, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का हर इकोनॉमिस्ट इस बात की तस्दीक करेगा। अब सूरत हाल ये मिली आपको कि मुल्क इतना मकरूज है कि आपको कर्जा उतारने के लिए भी मजीद कर्जा दरकार है। सूरत ये है कि हम 16 मरतबा IMF के दरवाजे पर दस्तक दे चुके और 17वीं मरतबा की तैयारी है। और जब जाते हैं उनके पास तो वो नई कंडीशनैलिटीज हम पर इंपोज करते हैं और ऐसी कंडीशनैलिटीज का तज़किरा करते हैं जो पाकिस्तान का आम शहरी इन हालात में शायद बर्दाश्त न कर पाए, और आपसे बेहतर कौन जानता है। जनाब वाला वज़ीर आज़म
जो मुल्क का कप्तान भी होता है, रहबर भी होता है और सबसे बड़ा तर्जुमान होता है, वो बाहर जाता है दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने के लिए। वो बाहर जाता है जो खित्ते की सूरत हाल है उस पर दुनिया से मशावरत करने और पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करने। लेकिन हमारी कैफियत क्या है कि जब से आपने हुकूमत संभाली आपको बाहर जाना पड़ा, किस लिए? दोस्तों से फाइनेंशियल असिस्टेंस सीख करने के लिए। और ये सच्ची बात है, ये कोई इतनी खुशाइंद बात नहीं है। और ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि हमने जब इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का जिक्र किया, ये चीज़ें सामने रखनी होंगी बहसियत कौम के, बहसियत इदारे की। हमें समझना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हमने कहाँ आगे जाना है और कैसे जाना है। एक तरफ हम कहते हैं कि 21वीं सदी जो है वो एशिया की सदी होगी, और है। आज और 2 दिन हम यहाँ आपस में हम तबादला ख्याल करते रहे, और उस तबादला ख्याल में मुझे बहुत सी मालूमात मिली, और एक मुझे ये भी नुक्ता मिला कि सिर्फ एशिया में जनाब वज़ीर आज़म हर साल 476 अरब डॉलर की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, FDI। लेकिन देखने की बात है कि उसमें पाकिस्तान का हिस्सा कितना है? नेग्लिजिबल। आज कैफियत यह है कि हम जब ग्लोबल ट्रेड की बात करते हैं और एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस ग्लोबल ट्रेड में पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो 0.12% है। ये है हकीकत। और इन हकायक को सामने रखते हुए हमने देखना है कि हमने क्या रास्ता तलाश करना है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से आप वाकिफ हैं, और आज कैफियत यह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जहां जब पाकिस्तान का रैंकिंग 75वें नंबर पे हुआ करते थे, आज हम खिसक कर हो गए हैं 136वें नंबर पर। सिचुएशन हैज डिटीरिएटेड। टैक्स GDP रेशियो की अगर बात करते हैं तो 193 ममालिक में हम 174वें नंबर पर हैं। अगर हम इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं, और इसका बड़ा ताल्लुक है सरमायाकारी से, तो सूरत हाल ये है कि हमारी रैंकिंग 156 की है, और हमारा करीबी दोस्त चीन, जिसने कमाल हिकमत अमली से और महारत से करोड़ों लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाला और एक मकाम दिया, वो 6ठे नंबर पर है। हमारा नंबर 156 है। अगर हम कैपेसिटी की बात करते हैं या लैक ऑफ कैपेसिटी की बात करते हैं, तो आपने जानते हैं, आप खुद तशरीफ ले गए चीन, CPEC पर आपने वहाँ तबादला ख्याल किया, और चीन ने पाकिस्तान के साथ कुर्बत और दोस्ती को सामने रखते हुए फैसला किया कि हम 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पाकिस्तान में कायम करेंगे। लेकिन हमारी कैपेसिटी का आलम यह है कि वी हैव स्केल्ड देम डाउन फ्रॉम 9 to 3 बिकॉज वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू इम्प्लीमेंट व्हाट वी शुड बी इम्प्लीमेंटिंग। यह है हमारी कैफियत। अब हमारे 4 सूबे हैं, और हमने जो डिस्कशंस की हैं 2 दिनों में, उन 4 सूबों में एक आम तासुर ये है कि 3 सूबे ऐसे हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर अमल दरामद करने की। दिस इज द बैकग्राउंड जिसके अंदर हमने बैठकर तबादला ख्याल किया। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन तशरीफ फरमा हैं आपके साथ। मालूम हुआ मुझे कि पाकिस्तान के मार्ज़े वजूद में आने के बाद 42 के लगभग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज की हैं हमने, और इनके रिकॉर्ड में जब ये टटोलते हैं इन्हें सिर्फ 8 मिलती हैं। कहाँ है बाकी? कौन है जिम्मेदार? ये है पाकिस्तान की कैफियत। जनाब वाला, हमारे जो इन्वेस्टर्स आते हैं और हम कहते हैं ईज ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, तो 26 के लगभग एजेंसीज हैं जिनका तवाफ करना पड़ता है,
महज़ब मुल्कों में जिन्होंने तरक्की की है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया है, जिन्होंने ग्लोबल ट्रेड में अपना मकाम हासिल किया है, 5 से 6 एजेंसीज के साथ उन्हें इंटरेक्ट करना पड़ता है। अब ये है तनाजुर जिसके साथ, जिसको जहन में रखते हुए हमने ये इंगेजमेंट का फैसला किया। और मैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर साहब, हमारे एडवाइज़र तजारत के रज़ाक दाऊद साहब, हमारे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन हारून शरीफ साहब और हमने मिलकर मशावरत की कि हमें क्या करना चाहिए और हमें कैसी हिकमत अमली मुरतब करनी चाहिए कि ये जो माशी दलदल है इससे हम पाकिस्तान को कैसे आज़ाद कराएं, और ये गुलामी की जंजीरें और हथकड़ियाँ जो हमें लगी हैं IMF की, हम कैसे इनसे आज़ादी हासिल करें। तो हमने मिलकर आपस में फ़ैसला किया कि फॉरेन ऑफिस को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करना होगा। और जब तक ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं होगा और जब तक हम इन टैंडम काम नहीं करेंगे, हम अपने मकासद हासिल नहीं कर पाएंगे। चुनांचे अगर हमने अट्रैक्ट करना है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, अगर हमने अपने ट्रेड इम्बैलेंस को दुरुस्त करना है और अगर हमने पाकिस्तान में टूरिज्म को प्रमोट करना है जिसका बेपनाह पोटेंशियल इस मुल्क में मौजूद है, तो फिर हमें अपने साइलोज से बाहर निकलना होगा। ये जो ज़हनी खाने हैं, ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन का हम शिकार हैं, हमें इन दीवारों को गिराना होगा। हमें नए अंदाज में सोचना होगा और नए अंदाज में हुक्मरानी का तौर तरीका राइज करना होगा। अगर नए पाकिस्तान ने जन्म लेना है तो नई अंदाज फ़िक्र होनी होगी, नई सोच होनी होगी हर महकमे में, और फिर इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ पाएंगे। हमें एतमाद बहाल करना होगा। ऑलमोस्ट 9 मिलियन पाकिस्तानी है डायस्पोरा आपका बाहर, उसके एतमाद को बहाल करना होगा, उसको रिस्टोर करना होगा, उसको अट्रैक्ट करना होगा और पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज को हमें इम्प्रूव करना होगा। जनाब वाला, इन 2 दिनों में 11 हमारे सफारतकार यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने बहुत उम्दा प्रेजेंटेशंस की, और जिसमें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि नॉर्थ ईस्ट एशिया से हमारे चीन के एम्बेसडर, हमारे जापान के एम्बेसडर और हमारे कोरिया के एम्बेसडर ने अपनी प्रेजेंटेशन की। साउथ ईस्ट एशिया में से इंडोनेशिया और मलेशिया के हमारे जो सफ़ीर हैं, जो तशरीफ़ फरमा हैं, उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। मिडल ईस्ट में अरब इमारात के हमारे सफ़ीर और तुर्की के हमारे सफ़ीर ने अपना नुक्ता नज़र पेश किया, और बरतानिया और अमेरिका में जो अभी हाल ही में हमने सफ़ीर तैनात किए हैं, हमने उनका नुक्ता नज़र भी सुना। और ये उन्होंने अपने मुल्कों के तजर्बे को सामने रखते हुए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेड के लिए, और चैलेंजेस क्या हैं, इम्पेडिमेंट्स क्या हैं, उन्होंने उसका एक खाका, एक खुलासा हमारे सामने रखा। हमारी खुशकिस्मती थी इन 2 दिनों में कि हमारे पास 2 एक्स गवर्नर्स ऑफ द स्टेट बैंक, डॉक्टर इशरत साहब तशरीफ़ फरमा हैं और डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा तशरीफ़ फरमा हैं। हम इनके तजर्बे से भी मुस्तफ़ीद हुए और इनकी जो प्रेजेंटेशन से इनसे भी हमने रहनुमाई हासिल की। और यहाँ मैं कहता चलूँ कि प्राइवेट सेक्टर का बड़ा एक कीमती रोल है, और प्राइवेट सेक्टर के बगैर माशी तरक्की मुमकिन ही नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर में हमें एहसान मलिक साहब जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के, हमारे सैयद मज़हर अली साहब जो फेडरेशन की नुमाइंदगी कर रहे थे, हमारे बशीर अली मोहम्मद साहब जो कि टेक्सटाइल के बहुत बड़ा नाम हैं, बड़े बाइज़्ज़त हमारे इस मुल्क के सरकार हैं, हमारे हसन अस्करी साहब जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स पर महारत रखते हैं, इरफान वहाब साहब जो कि चेयरमैन हैं OICCI के, और हमारे अली नकवी साहब जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और इंटरनेशनल महारत रखते हैं, और फारूक नसीम साहब जो ग्री और सैमसंग के साथ वो मुंसलिक हैं, तो उन्होंने अपना तजर्बा शेयर किया। और फिर रहीम अवान साहब जो कि महारत रखते हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़
हमने उनका नुक्ता नज़र सुना, और उसके बाद बाजवा साहब जो NRSP और जिन्होंने अपना तजर्बा कि किस तरह हम इनको, जो उनका पाकिस्तान में नेटवर्क है, उसको इस्तेमाल करके हम किस तरह मुल्क को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन की, सवाल जवाब हुए, इंटरेक्शन हुई। और सुफरा कॉन्फ्रेंस से शाह महमूद कुरैशी खिताब कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह पाकिस्तान में मईशत की बेहतरी के लिए गैर मुल्की ताल्लुकात को इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म इमरान खान भी मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद वो भी खिताब करेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद में सुफरा कॉन्फ्रेंस जारी है जिसमें शाह महमूद कुरैशी शुरका से खिताब कर रहे हैं। चुका एक मरतबा फिर आपको सुफरा कॉन्फ्रेंस लिए चलेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब खिताब कर रहे हैं। तैयार हैं, ये तैयार हैं, इनमें काबिलियत है, इनमें हुब्बुल वतनी है, इनमें महारत है, और इनमें नया पाकिस्तान बनाने का एक जज्बा मौजूद है। मैं यहाँ अपनी बात को समेटते हुए कहना चाहूँगा कि जनाब वज़ीर आज़म, ये जो नशिस्त हुई 2 दिनों की, ये मुमकिन नहीं हो सकती थी अगर असद उमर साहब, रज़ाक दाऊद साहब और हारून शरीफ साहब की इसमें मुझे मावनत और रहनुमाई हासिल न होती, क्योंकि मैं ये तजर्बा पहले कर चुका। माजी में जब वज़ीर ख़ारजा था, यही चीज़ मैंने करने की कोशिश की और मुझे रेजिस्टेंस हुई, महकमों से रेजिस्टेंस हुई। छोटे लोग, छोटे जहन आड़े आ रहे थे, वो अपने उस खौफ से बाहर नहीं निकलते। फॉरेन ऑफिस ने किसी के टोस पे स्टेप नहीं करना, ना हमारी कैपेसिटी है, ना हमारा इंटेंट है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, हम मदद करना चाहते हैं, हम मावनत करना चाहते हैं, हम असिस्ट करना चाहते हैं, और इंशाअल्लाह हमारे पास ये चेहरे जो बैठे हैं, ये पाकिस्तान के चेहरे हैं। ये जिस मुल्क में मेरा सफ़ीर तैनात है, ही इज़ द फेस ऑफ पाकिस्तान। और जब कोई इंगेज करेगा उस मुल्क का, वहाँ नुमाइंदा, सफारतकार, सनतकार, सरमायादार, वो इनसे इंगेज करेगा। तो इनको साथ लेकर जब हम चलेंगे तो पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान की वकार में इंशाअल्लाह इजाफा होगा। वज़ीर आज़म, द फॉरेन ऑफिस इज़ रेडी टू डिलीवर। इनमें अहलियत है, आप टारगेट्स दीजिए, ये आपको मायूस नहीं करेंगे। शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी सुफरा कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे और उनका ये कहना था कि हमारे फॉरेन ऑफिस में और डिप्लोमेट्स में बहुत काबिलियत है जो मुख्तलिफ मुल्कों में तैनात हैं और वो पाकिस्तान का फेस है, और वहाँ से वो सरमायाकारी लाने के लिए, पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज बनाने के लिए एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। और वज़ीर आज़म सिर्फ आप टारगेट सेट करें, ये आपको डिलीवर करके दिखाएगा फॉरेन ऑफिस। अपनी कारकर्दगी में भी आज शाह महमूद कुरैशी साहब सुफरा कॉन्फ्रेंस से खिताब में बता रहे थे। ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक से वापस आएंगे कुछ और खबरों के साथ। पब्लिक न्यूज़ रूम देखते रहिए। तरंग ही तरंग है, नई खुशबू नया रंग है, तरंग ही तरंग है, नया मजा दबंग है। नया तरंग चाय में जगाए ऐसा नया गाढ़ा मजा के दिल डांस मारे बिना रह ना पाए। यूफोन सिम वापस लगाएं और हासिल करें 3000 MB, 3000 मिनट्स और SMS, क्योंकि पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। Have you tried the new Lay's Paprika? A flavorful twist of bell peppers and spice, adding flavor to your life. Lay's, life needs flavor. अब मिले 10,000 MB पूरे हफ्ते के लिए। नो लैगिंग विद जैज सुपर 4G। जैज, दुनिया को बता दो। Nokia 3.1 Plus with 6-inch HD full view display, dual back camera, 2-day battery life, and full metal body. Nokia 3.1 Plus.
यूफोन सिम वापस लगाएं और हासिल करें 3000 MB, 3000 मिनट्स और SMS, क्योंकि पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। Have you tried the new Lay's Paprika? A flavorful twist of bell peppers and spice, adding flavor to your life. Lay's, life needs flavor. पब्लिक न्यूज रूम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। यहां आपको खबर दें कि लाहौर के शादी हॉल्स के औकात में 1 घंटा तोसी की तजवीज़ है। शादी हॉल्स का वक्त बढ़ाने के मामले पर चीफ जस्टिस और मेयर लाहौर में मुकालमा हुआ। लॉर्ड मेयर साहब, आप शादी हॉल का वक्त 1 घंटा बढ़ा क्यों नहीं देते? खवातीन गोटे वाला लिबास पहनकर जतन करती हैं और ट्रैफिक में फंसी रहती हैं, इस पर गौर करें, 1 घंटा बढ़ा दें। उन्होंने आज मुकालमा किया मेयर लाहौर के साथ और चीफ जस्टिस साहब का ये कहना था कि आप ज़रा इस मामले पर गौर करें और 1 घंटा वक्त बढ़ा दें। तो अब ये मामला यहाँ पहुँच चुका है कि एक तौसी की सिर्फ एक सिफारिश, एक तजवीज़ सामने आई है। चीफ जस्टिस साहब ने मेयर लाहौर से ये तजवीज़ दी है कि शादी हॉल्स का वक्त बढ़ाया जाए और इस मामले पर चीफ जस्टिस और मेयर लाहौर का मुकालमा क्या हुआ, ये अपने नुमाइंदे इदरीस शेख से जानेंगे। बताइएगा इदरीस। जी बिल्कुल, आज दौरान समाअत यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जब लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद पेश हुए, तो इसी दौरान चीफ जस्टिस ने लॉर्ड मेयर को मुखातिब करते हुए कहा कि शादी हॉल्स के औकातकार में 1 घंटा बढ़ाए जाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सी हमारी बच्चियां होती हैं जो वो तैयार हो जाती हैं, शादी में उन्होंने जाना होता है और ये 9 से 10 का जो वक्त है उसमें ट्रैफिक का बहुत ज्यादा इशू होता है। इस वजह से जो है बहुत से लोग शादियों में शिरकत भी नहीं कर पाते। तो इस पर लॉर्ड मेयर ने चीफ जस्टिस को आगाह किया कि ये उनके इख्तियार में नहीं है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो हैं वो इस मामले को देख सकती हैं। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि शादी हालों की बत्तियां बंद कर दी जाती हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना है और हमारी छोटी छोटी बच्चियां वो बड़ी मेहनत से तैयार होती हैं। और दौरान समाअत में चीफ जस्टिस ने डीसी लाहौर सालिहा को भी मुखातिब करके उनका यही कहना था कि आपने भी बड़े खूबसूरत कभी कोई लिबास बनाए होंगे और ये इसी मामले की वजह से हो सकता है आप भी किसी शादी में शिरकत करने की वजह से रह गई हैं। उस पर डीसी लाहौर का ये कहना था वो इस मामले को देख लेती हैं, तो इस सिलसिले में कोशिश करती हैं कि वो ये जो है इसमें एक वक्त का जो शादी हालों का है उसमें वक्त में तब्दीली कर दी जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इदरीस शेख, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आज जो मुकालमा हुआ लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल मुबशर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान के शादी के जो औकात हैं उनमें 1 घंटे की तोसी की जाए, ये तजवीज़ दी गई चीफ जस्टिस साहब की जानिब से। हम दोबारा कुछ बात करेंगे। जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात के लिए बनने वाली JIT की रिपोर्ट ने बड़ों को मुश्किल में डाला है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए गए और कैसे कैसे गठजोड़ करके गरीब कौम की रगों से खून चूसा गया, बहुत कुछ सामने आ गया और मजीद सामने आने वाला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, प्रॉपर्टी टाइकून है मलिक रियाज साहब और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत 172 शख्सियात हैं जिनके नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए। किन बुनियादों पर शामिल हुए ये नाम, जमीर अली की रिपोर्ट में जानिए। जाली अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के लिए कायम मुश्तरका तहकीकाती कमेटी की दरख्वास्त पर अहम सियासी शख्सियात समेत 172 अफराद का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, ओमनी ग्रुप के AG मजीद, समिट बैंक के सदर हुसैन लवाई समेत 97 अफराद इस केस में मरकजी मुल्जिम बनाए गए हैं, जबकि चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव जरदारी ग्रुप और जाली अकाउंट से पैसे इस्तेमाल करने की बुनियाद पर शामिल किया गया है। साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह पर भी इल्जाम है कि उन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की और पैसे जाली अकाउंट्स के जरिए मुल्क से बाहर ले जाने में मुआवनत फराहम की। साबिक वजीर दाखिला सिंध अनवर सियाल पर फरियाल तालपुर का दस्ते रास्त होने के नाते अरबों रुपए की किक बैक्स लेने और हवाला हुंडी के जरिए कौमी दौलत मुल्क से बाहर भेजने का इल्जाम है।
पार्टी के अहम रहनुमा इम्तियाज शेख का नाम भी जमीनों की गैर कानूनी अलाटमेंट समेत सरकारी ठेकों से अरबों रुपए की रिश्वत लेकर जाली अकाउंट्स के जरिए मुल्की दौलत लूट कर बाहर ले जाने के बायस शामिल किया गया है। जमीर अली, पब्लिक न्यूज, इस्लामाबाद। ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब 172 अफराद हैं जिनके नाम ECL में डाले गए हैं। इनमें आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मुराद अली शाह साहब, कायम अली शाह साहब और दीगर क़यादत भी पीपल्स पार्टी की मौजूद है। हम बात करेंगे, इम्तियाज शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और सिंध के वज़ीर तवानाई भी हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। कल जो तकरीर की गई, आसिफ अली जरदारी साहब ने जो तकरीर की, बिलावल भुट्टो साहब ने की, आज फिर जरदारी साहब ने जो तकरीर की है, बड़ा उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया हुकूमत को और इदारों को भी। लेकिन एक छोटी सी बात ये कि एग्जैक्टली लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा सर आगे पीपल्स पार्टी का, इस पर कुछ कंफ्यूजन है अभी भी। देखिए, सबसे पहले तो मैं शरीफ बात करता हूँ इस मरकजी हुकूमत की, जिन्होंने बंद करके 172 नाम ECL में डाल दिए और मतलब एक सियासी नाम का निशाना बनाने के लिए लोगों को डाल दिया, जिनका कोई इस केस से दूर का वास्ता भी नहीं था। मतलब और बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम डाल, मैं शदीद मजम्मत करता हूँ कि एक ऐसे रहनुमा जिसका कोई भी ताल्लुक नहीं है इन चीजों से, उसका नाम डाल दिया गया और मेरा नाम डाल दिया गया। लेकिन मैं उससे फख्र करता हूँ कि मेरा नाम उस लिस्ट में है जिसमें बिलावल भुट्टो साहब का नाम है और मतलब हमें इन चीजों से डराया नहीं जा सकता। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि मैं तो फेक अकाउंट से कोई भी मेरा ताल्लुक नहीं, मैं तो ना मुझे कभी फोटो लाया गया, ना मतलब मेरा कभी हमें कोई चीज बताई गई, कोई चीज डिक्लेयर की गई। इम्तियाज साहब, दो चीजें ना, बिलावल साहब का नाम तो इस वजह से कि JIT की रिपोर्ट में उनका नाम है और कई कंपनीज खासतौर पर जैसे जरदारी ग्रुप, वहां पर वो जॉइंट डायरेक्टर भी हैं, तो फिर अगर वो हैं डायरेक्टर उस कंपनी के तो उस वजह से उनका नाम यहाँ पर डाला गया। गलत डाला गया, सही डाला गया, वो अलग बात। और आपका नाम इस वजह से है कि हुकूमत सिंध के जो मामला चलते रहे उस दौर में और वो जो ठेकों शेकों का इल्जाम लगाया अभी सिर्फ JIT के अंदर, तो जो वुज़रा थे उस वक्त उनके नाम इसमें है। मैं तो जी जनाब आला, मैं तो उस वक्त हुकूमत में था ही नहीं, तो मैंने कहाँ से ठेके दे दिए? नहीं, आपने ठेके नहीं दिए, आपने ठेके नहीं दिए। वहां पर सिर्फ मामला ये हुआ कि जिन लोगों के नाम यहाँ पर आए हैं, इख्तियारात से तजावुज का जिन पर इल्जाम लगा है, या फिर ये लगा है कि रूल्स बाईपास किए हैं या बेज़ाब्तगियां हुई हैं, इस सेंस में है ना। मैं तो सही, कौन से रूल्स, कौन से केस में? ये तो JIT रिपोर्ट पढ़े सर आप। मैं तो हैरान हूँ कि मतलब मैं तो इस पूरे मामले से मेरा तो ताल्लुक भी नहीं था, जिस तरह भुट्टो साहब का ताल्लुक नहीं है उस तरह मेरा भी कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, बिलावल साहब ने भी कौन सी कंपनी की मीटिंग की, कौन सी कंपनी के दस्तखत है उनके, ये साले डायरेक्टर्स होते हैं, मतलब कंपनियों में नाम होते हैं। मैं मतलब मेरे लिए तो जो कहा जा रहा है, अगर मुझे तो नहीं पता कि कौन सी रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है उसमें मेरा नाम तो कहीं भी नहीं है, मैं तो था भी नहीं। मैं तो मतलब अभी वजीर बना हूँ, मतलब चंद महीने हुए हैं, इससे पहले तो मैं था भी नहीं। मैं तो अपोजिशन में था, उसके बाद पीपल्स पार्टी में आया, इलेक्शन लड़ा और दोबारा मैं इलेक्शन जीत कर आया। तो मैं तो मतलब पूरे एपिसोड में मेरा जिक्र नहीं है। अब उन्होंने क्यों डाला है, क्या डाला है, इसका तो मतलब सर वो तो 25-26 वॉल्यूम्स हैं, अच्छा खासा उसको पढ़ने में टाइम लगता है। पीपल्स पार्टी रहनुमा वाकई ये कह रहे हैं, बल्कि वकला खासतौर पे ये कह रहे हैं कि जरा पढ़ने के लिए वक्त दें, उसके बाद पता चलेगा। अब उसमें कुछ मामला ऐसे भी हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी भी हुई हैं जो पिछली हुकूमत के दौर में नहीं हुई, इसी हुकूमत के दौर में हुई है। तो वो हो सकता है कि वहां से उन्होंने कोई कनेक्शन निकाल लिया, और क्या कह सकते हैं उस पर? मैं नहीं था ना जनाब आला, आप सुने मैंने कब अर्ज किया कि सर पिछली हुकूमत की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कुछ ट्रांजैक्शंस इस हुकूमत के दौर में भी हुई होंगी, उसमें JIT रिपोर्ट पूरी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा ना सर। इम्तियाज शेख साहब से राब्ता करते हैं दोबारा। अभी 172 अफराद हैं कम अज़ कम जिनका नाम डाला गया ECL में, जिनका नाम JIT की रिपोर्ट में आया है, और कम अज़ कम 25 वॉल्यूम्स हैं इस रिपोर्ट के, जो कि बहुत सारे सफ़ात पर मुश्तमिल है। 135 सफ़ात की सिर्फ इसकी एग्जीक्यूटिव समरी है। तो JIT रिपोर्ट मुख्तलिफ वॉल्यूम्स जिसमें मुख्तलिफ केसेस का जिक्र है कि कैसे कैसे कहाँ पर ये इल्ज़ाम है JIT रिपोर्ट में कि पैसे लॉन्डर किए गए हैं और फिर करप्शन की गई है और फिर इख्तियारात से तजावुज़ किया गया या फिर किकबैक्स लिए गए हैं। जो भी इल्ज़ामात हैं वो इन वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के पास JIT ने अपनी रिपोर्ट जमा कराई है। तो 172 अफराद जिनका नाम इस JIT रिपोर्ट में था, वो नाम निकाले गए और उन नामों को काबीना की मंजूरी के बाद एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया है।
मुराद अली शाह को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, कोई शर्म व हया भी होती है। मार्च से कबल तमाम गंदे अंडे एक हो जाएंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फैसल वाडा भी सिंध हुकूमत के खिलाफ पेश रहे। वो कहते हैं कि सिंध के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है और 18वीं तरमीम के खिलाफ था और रहूंगा। अली शाह साहब को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। शर्म हया भी कोई चीज होती है। देखें, हर उस शख्स की इंक्वायरी होनी चाहिए जिसका एहतसाब में केस है, खा वो पीटीआई का है या किसी और का है। आसिफ जरदारी तो अपना जेल उसका दूसरा घर है और क्रिमिनोलॉजी में उसने पीएचडी की हुई है। छोटा मोटा क्रिमिनल उसकी आंख में ही नहीं सचता और सारे पाकिस्तान के क्रिमिनल लोगों से उसके राब्ते हैं। इमरान खान को जिस हालात में इक़्तिदार मिला है वो किसी इम्तहान से कम नहीं है जी। ये सारे गंदे अंडे इकट्ठे हो जाएंगे मार्च से पहले और मैंने आपको कहा कि 30 मार्च पे पहले झाड़ू फिर जाएगा, हल सफाई हो। पुरानी गवर्नमेंट ने उसमें बहुत सारी कोताहियां और मिस्टेक्स की, क्योंकि वो तो इंडिया के आगे लेटे हुए थे। तो जो उन्होंने फरमाया उन्होंने कबूल कर लिया। और ना भूलें कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी फायरिंग में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इन्वॉल्व थे और हमारी फ़ौज को और हमारी अदलिया को बदनाम करने वाले भी नवाज शरीफ साहब ही थे। डॉन लीग साहब को याद रहनी चाहिए। जहाँ तक आपने मेहर अली शाह साहब की बात की है, मैं समझता हूँ कि मैं किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं लेने वाला, किसी किस्म की कोई जल्दबाजी नहीं करने वाला, किसी किस्म की कोई रिकमेंडेशंस देने नहीं वाला। गवर्नर आज की तो अभी कोई ना बात हो रही है ना समझी जा रही है। फॉरवर्ड ब्लॉक बिल्कुल उबाल आ रहा है सिंध के अंदर। कुछ लोग हैं हमारे से राब्ते में, लेकिन हम फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते। पब्लिक न्यूज रूम में यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे कुछ और खबरों के साथ, उन पर तबसरा होगा। स्टे विद अस। पब्लिक न्यूज रूम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। जाली बैंक अकाउंट्स केस को आपको बताएं कि समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 31 दिसंबर को इसकी समाअत करेगा, जबकि फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। अमजद भट्टी की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस इजाजुल एहसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 31 दिसंबर को इस्लामाबाद प्रिंसिपल सेटअप पर जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत करेगा। अदालत ने जीआईटी के मेंबरान, अटॉर्नी जनरल, डीजी एफआईए, गवर्नर स्टेट बैंक और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और आईजी सिंध समेत तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में होने वाली जाली बैंक अकाउंट्स केस की गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने जीआईटी की तरफ से पेश रिपोर्ट पर साबिक सदर आसिफ जरदारी समेत तमाम फ्रीकैन से जवाब तलब करने समेत बैरियर टाउन के सरबराह मलिक रियाज और उनके दामाद जैन मलिक को भी आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दिया है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताएं कि चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब की सरबराही में अब 2 रुकनी बेंच है, जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन साहब भी शामिल हैं। ये प्रिंसिपल सीट पर अब जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत करेगा। अजहर सिद्दीक साहब माहिर कानून है, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, आपके वक्त का फरमाइएगा। अब जब समाअत शुरू होगी, क्या आपको नजर आ रहा है जो रिकमेंडेशन दी गई है जीआईटी रिपोर्ट में 16 रेफरेंसेस फाइल करने की, सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि वो एग्जैक्ट 16 रेफरेंस फाइल हो जाएं, और जीआईटी रिपोर्ट की लीगली क्या अहमियत है? मैं पहले तो क्लियर कर दूं, ये जीआईटी रिपोर्ट ने रेफरेंस फाइल करने का नहीं कहा, इन्होंने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन फाइल करने के लिए कहा है टू द नैब, दे हैव सजेस्टेड इट। और इस पे अभी एतराज़ात दाखिल किए जाने हैं, जो गालिबन मंडे के लिए कहा है कि मंडे तक एतराज़ात सारे अदालत में दाखिल किए जाए। उसके बाद अभी तो देखिए, फर्ज करें रेफरेंस अभी दायर होना या नहीं होना, ये तो अंडर दी नैब लॉ होगा। जीआईटी उस वक्त इसलिए बनाई गई थी कि एफआईए के साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा था, एफआईए को एक्सेस नहीं था, तो इसीलिए स्टेट बैंक, अपना एचसीपी, फॉरेन ऑफिस, नैब, एफआईए, इन सब से मिलाकर इकट्ठा किया गया। अभी जो चीजें सारी सामने आई है ना, इससे फाइनल कंक्लूजन, ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, ये एक इंक्वायरी रिपोर्ट है। इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश में कोई शक नहीं है, बहुत बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं इसमें, और वो इंकशाफात की जब तक डिटेल में इंक्वायरी नहीं हो जाती तब तक हम किसी नतीजे पर पहुंच नहीं जाते। अभी तो फिलहाल जो बड़े होशरुबा इंकशाफात हैं आसिफ जरदारी साहब के बारे में, वो बेनामी ट्रांजैक्शन के बारे में, जिसमें बहुत पहले कहा जाता था कि ओमनी ग्रुप जो है ये उनका गालिबन फ्रंट पे है ना, ये कहा जाता था, ये सारा सुनते थे। अंसारी साहब हैं, शुगर मिल के हवाले से ये कहा जाता था, लेकिन अब कभी इस तरह ये चीजें नहीं आई थी कि उन अकाउंट्स में पैसे जमा होना, ये सारा इट्स अ वेरी सीरियस इशू। फिर गाड़ियां खरीदे जाना, फिर जहाज खरीदे जाना, फिर घर के खर्चे देना, ये वाले सारे जो इश्यूज है ना, ये स्क्वायरली फॉल इन
jurisdiction of NAB corruption and corrupt practices में आएंगे। नहीं तो ये जो अब समाअत के लिए मुकर्रर किया है सर सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला, वो खैर वो रेफरेंस वाला जो आप कह रहे थे वो यही है ना, उसमें जो उन्होंने रिकमेंड किया है कि इंक्वायरी लीडिंग टू रेफरेंस, थॉरो इंक्वायरी करें और फिर उसका रेफरेंस फाइल करें यहाँ पे आप। लेकिन वो दिखे ना असल वजह है लेकिन एक छोटी सी मैं जो आपसे सवाल आपसे मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये अब समाअत के लिए जो मुकर्रर किया है 2 रुकनी बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट तो है नहीं, तो क्या देख रहे हैं आप, ये कहाँ फॉरवर्ड हो सकता है आगे केस? देखिए उस पर एतराजा दाखिल करने का है, एतराजा तो उन्होंने अब सुनने हैं अगली तारीख के ऊपर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो रेकमेंडेशन दी है ना उस रेकमेंडेशन को अप्रूव करना है। सुप्रीम कोर्ट यही यानी बुनियादी तौर पर जैसे पनामा के केस में कहा था कि इस पे आप इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें और कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। मैं नहीं समझता इससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट कुछ कहेगी। परेशानी की जरूरत कोई नहीं, चूंकि वजह हर कोई यहाँ पॉलिटिकल गेम खेलने, लेकिन इट्स अ वेरी सीरियस इशू। लेट दैट मैटर वंस फॉर ऑल, शुड बी इंक्वायर। यानी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, अब फेक अकाउंट्स खोले जाते हैं, टैक्स एवेजन अपनी जगह है, इस तरह यानी ये जो सारे मामला है ना, ये मामले किसी ना किसी तरफ सेटल तो करने हैं, जो कि फाइनेंशियल टेररिज्म का बहुत इशू है, पैसा रोटेशन, यानी किसी जगह ऑफशोर अकाउंट खुले तो किसी जगह फेक अकाउंट खुले। बात तो एक ही है ना कि करप्शन का पैसा अगर कोई है तो कहाँ पार्क हो रहा है, उसकी जब तक इन डेप्थ जो है ना वो मामले को देखा नहीं जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ रेकमेंडेशन है। तो उनकी इन डेप्थ इंक्वायरी वो जो महकमे हैं जो रेलेवेंट हैं उनको सौंपे जाने का इम्कान है और यूं ही होगा। आज़ाद सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस सारे मामले पर अपनी कानूनी राय से आगाह कर रहे थे। पेशावर से आपको खबर दें जहां पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने शहरी पर तशद्दुद किया है, एक वार्डन ने शहरी को थप्पड़ रसीद कर दिया। ट्रैफिक एहलकार की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, इस बारे तफसीलात अपने नुमाइंदे हसन अली से जानेंगे। फिलहाल आपको ये बता रहे हैं कि पेशावर शहर में ये वाकया पेश आया जहां पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि किस तरह से शहरी को थप्पड़ रसीद कर रहा है। हसन अली हमारे नुमाइंदे साथ हैं। हसन, ये सब क्या मामला हुआ? वार्डन पता चल पाया कि किस थाने से इसका ताल्लुक है? देखिए ये ट्रैफिक पुलिस का एहलकार है, ट्रैफिक वार्डन है और इलाका ये टाउन थाना की हदूद में आता है। और ये चूंकि आजकल बीआरटी की वजह से ट्रैफिक डाइवर्ट की जाती है, दीगर जो सर्विस रोड है उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये जो वीडियो सामने आई है इसमें ट्रैफिक वार्डन जो है वो बड़े जबरदस्त अंदाज से और बड़े जोरदार तरीके से ये थप्पड़ रसीद कर रहा है इस शहरी को जो कि इस गाड़ी में मौजूद है। और ट्रैफिक एहलकार का ये कहना है कि इसको इशारा दिया गया था लेकिन ये रुका नहीं और इसने मुझे हिट किया है, जबकि शहरी का ये कहना है कि मैं इनके इशारे पर रुक गया था लेकिन इनको जरा सा चूंकि ब्रेक लगाने में देर लगी है गाड़ी वालों को, लेकिन ये ट्रैफिक एहलकार जो है वो इनको जबरदस्ती रोकते हुए इन पर थप्पड़ों की बरसात कर दी है। उसने काफी इसने जो है गुस्सा किया है और इसमें जो शहरी हैं आप देख सकते हैं कि नौजवान इसमें रो भी रहा है और फरियाद कर रहा है, लेकिन ट्रैफिक एहलकार जो है सही तो ये कहा गया कि रुकने का इशारा किया गया था, रुका नहीं है शहरी और गाड़ी टकरा दी इसने ट्रैफिक वार्डन के साथ, जिसके बाद इस ट्रैफिक वार्डन ने थप्पड़ रसीद कर दिया शहरी को। बहुत शुक्रिया हसन अली, हमें अपडेट कर रहे थे। पब्लिक न्यूज़ रूम में यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हेडलाइंस, कुछ और न्यूज़ स्टोरीज, उन पर तबसरा। स्टे विद अस।